स्वागत है। शहर में चुनाव का माहौल है और मैं आपको बता दूं कि आज 17 तारीख है, 20 तारीख को पोलिंग होगी। मात्र 2 दिन बचे हैं पोलिंग के लिए और यहाँ पे आज भिवंडी के अंदर महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल जी आए हैं और जो बीजेपी के उम्मीदवार है कपिल पाटिल जी उनके समर्थन में आए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आए। लेकिन उनका आने का एक खास मकसद ये था कि भिवंडी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री माना जाता है और इसको टेक्सटाइल के जो जितने भी मसले हैं उनको सुनने के लिए जो है यहाँ पे खास चंद्रकांत पाटिल जी आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पे जो टेक्सटाइल ओनर्स है, जो लूम ओनर है, तो उनसे बात की, उनसे वार्तालाप किया, उनकी जो शिकायतें थी, उनकी जो तकलीफें थी उनको सुन के लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक बार जब एक चुनाव खत्म हो जाएगा तो राज्य सरकार को जो है वो सारी परेशानियों को दूर करेंगे। और साथ ही साथ में उन्होंने केंद्र सरकार की भी जो टेक्सटाइल पॉलिसी थी उसके ऊपर भी विस्तार से बात की और फॉरेन पावर को लेकर भी यहाँ पे कुछ मुद्दे उठे थे। फॉरेन पावर को लेकर यान प्राइसेस के ऊपर भी जो है यहाँ पे काफी बात हुई थी, चर्चा हुई थी। तो वो सारी चीजें क्या है आइए देखते हैं। आए हुए मंत्री जी को, भिवंडी के जितने भी यहाँ पर पावर लूम के कार्यकर्ता आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका मन से हम स्वागत करते हैं। अभी तक आपने सुना जो परिस्थितियाँ यहाँ पर है, हमारे कार्यकर्ताओं को उद्देश्य था कि आपको सविस्तार समझावे। पहली बात तो जो ने बोला कि 45 दिन का करने से हमारा इनकम उसके अंदर गिना जाएगा, लेकिन जो व्यापार हम लोग करते हैं लेने वाली पार्टी में, जैसे कि आपने उनको जवाब तुरंत दे दिया, हमको आप बीच में डालना चाहते हो, ये आपने उनको बोल दिया। लेकिन परिस्थिति भिवंडी की खराब होने के कारण एक तो कपड़ा बेचने के लिए हमारा कोई ठिकाना रहता नहीं है, ना कोई मार्केट है, ना कोई एसोसिएशन का मजबूत है, ना कोई संगठन है। इस वजह से हम कपड़ा मनमाने बेचते जा रहे हैं और सामने जो व्यापारी है मनमाने पेमेंट देते जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य जो हमारे कार्यकर्ता पुरुषोत्तम उंगा जी और इनका नाम मालूम नहीं मेरे को, इन्होंने भी बोला कि वे हमारा जो टर्नओवर है वो टर्नओवर के हिसाब से मेन मुद्दा तांबा काटा से जो माल हमको मिलता है, तांबा काटा हमारा यार्ड मार्केट बम्बई का, उससे जो हमको यार्ड मिलता है उन लोगों ने 8 दिन में पेमेंट लेते हैं। अगर 8 दिन के ऊपर गया तो किलो के पीछे 2 रुपया भाव बढ़ा के पेमेंट लेते हैं 22 दिन तक। 22 दिन के बाद नहीं दिया, कितनी भी रकम बनती है आपकी उस रकम पे 2% ब्याज लेते हैं। ये मेन मुद्दा पावरलूम वाले के लिए बहुत जटिल प्रश्न है। जैसे कि कपड़ा तैयार होते होते 50 दिन भी लगता है, 70 दिन भी लगता है, तो उस बीच में हमने धंधे के हिसाब से बैंक लोन लिया होगा, तो बैंक के अलावा कोई किसके पास ताकत है पैसे की तो उन्होंने करता होगा, तो उसमें ऐसे करते करते तांबा का टेल पे पैसे देते देते हमारी मुड़ी टूटते जा रही है। टूटने का कारण उनका धारा 8 दिन का, नहीं दे तो 2% ब्याज। अगर हम बेचेंगे तो हमारा ब्याज भी नहीं, पैसा भी नहीं, 120 दिन के बाद पैसा आएगा तो हम प्रॉब्लम कैसे चलाएंगे। इसने तो 45 दिन किया, 45 दिन आपने किया, 45 दिन करने के बाद में लेने वाले जो है हमने उन्होंने तो आगे नहीं लेंगे। हाँ, परिस्थिति वो आई कि 45 दिन के बाद हम लोग नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे तो अच्छा है भाई 5 दिन और बढ़ाओ, लेकिन वो लोग बढ़ाने को तैयार नहीं है। लेकिन डर उनको ये लग रहा है कि हम नहीं देने के बाद हमारा जो इनकम है वो इनकम नहीं गिनेंगे, फिर टैक्स लगाएंगे। बहुत अच्छी चीज है, हम मानते हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को अच्छी चीज मिलेगी, अच्छी पेमेंट आएगी, अच्छी पेमेंट से हम धंधा कर सकेंगे। एक ही विषय में 2 बिंदु अटक गए हैं जी। एक तो आप जो सूद लेते हैं, बराबर ना, सूद पड़ा, उस सूद को वो क्रेडिट ज्यादा नहीं देते, पार्टी नहीं देते, वो बढ़ाना चाहिए, या आपको गवर्नमेंट ने सूद खरीदने के लिए अलग से लोन देना चाहिए जिस लोन पर आपको इंटरेस्ट ना पड़े। जी जी। तो आप जब भी देना चाहिए उसका भी कुछ तय करना पड़ेगा कि उसको 8 दिन में देना है, क्योंकि आपको पैसे मिले बैंक में, इसको कहेंगे सीसी, उसमें से आपने उसको 8 दिन में पैसा दे दिया, वो तो मोकळा झाला। मग तुम्ही समजा बँकेला 50 दिवसांनी पैसे भरले तर तुम्हाला व्याज पडणार ना, कारण तुम्ही पैसे वाढवले, तर ते व्याज पडू नये अशी तुमची इच्छा आहे मला। आणि हा जो 45 दिवसाचा कायदा आहे
तो 45 दिवसाचा कायदा 145 दिवसाचा करावा किंवा त्याचं जे उत्पन्न इन्कम टॅक्स मध्ये धरलं जाईल ते करू नये. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट इथे माझी विनंती काय आहे की तुम्हालाही काम आहे मलाही आहे, त्यामुळे हे सगळे विषय घेऊन आपण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बसू की ज्या वेळेला अधिक मोकळेपणाने बोलता येईल. एक मिनट बोलतो. अब रहा हमारा सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिनों में जो MSME तहत 43B कलम लगाकर जो एक साल से वो चला रहे ना, तो उसमें हमारा पावर लूम के अंदर क्या होता है, हमारा पावर लूम का कपड़ा जो बॉम्बे में आड़तिया वगैरह बेचते हैं, 100 दिन 120 दिन उधारी में कपड़ा बेचते आज तक बरसों से आ रहे थे. लेकिन अभी वो MSME के अंदर 43B कलम के अंदर सिर्फ उन्होंने 45 दिन के अंदर मार्च एंडिंग तक उनका पैसा आना चाहिए. अगर मार्च एंडिंग में उनका पैसा ड्यू रहता है तो वो इनकम में गिन के वो तुम्हारे से टैक्स लिया जाएगा. इस वजह से ये प्रॉब्लम की वजह से भिवंडी में पिछले 6 महीने से ये पावर लूम बिजनेस ठप हो चुका है. भिवंडी शहर के मुझे समझाओ, यानी आपने मुंबई में कपड़ा बेचना, हाँ, तो कपड़ा बेचने के बाद आप 1 साल में पैसा लेंगे? नहीं सर मैं समझाता हूँ. व्यापारी MSME में अगर कोई भी आदमी जो MSME में रजिस्टर्ड है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे बेचने वाला हो, चाहे हम हो, परचेज, दोनों में से अगर कोई भी एक आदमी रजिस्टर्ड है तो वो अगर सर हमको 45 दिन में अगर पेमेंट नहीं करता है तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी, उसका डेबिटर भी माना जाएगा. तो 31 मार्च को अगर उसका मान लो कपड़ा बाजार में जो रिटेलर है और हम लोग जैसे बनाने वाले, आपका इतना ही कहना है कि ये हमारा आपसी मामला है, आप क्यों बीच में आते? पेमेंट जल्दी मिले इसलिए है ना सर इसमें आपकी मंशा निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने भी सोचा था कि ये बहुत बढ़िया होगा, लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा है. अभी इसमें 2 स्थिति है. भिवंडी में 2 तरह के मैन्युफैक्चरर है. एक जो हमें ये जो मुंबई से खरीदने वाला वो खरीदना बंद कर दिया सर, दो तरीके के मैन्युफैक्चरर हो गए. एक जो MSME में रजिस्टर्ड है वो, और एक जो MSME में रजिस्टर्ड है जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है. अभी स्थिति ये है कि जो MSME में रजिस्टर्ड है उसके पास पैसा तो आ गया हमारे पास, लेकिन वो हमसे माल नहीं ले रहे. अभी हमारी स्थिति ये है कि हमने जो बैंक से CC ले रखी है उसको भी हमको एप्लीकेशन देके बोलना पड़ रहा है कि आप हमारे CC हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कपड़ा नहीं मिल. वो हमारे से पैसा तो दे दी हमको, लेकिन अब हमसे कपड़ा नहीं ले रहे. और जो बड़े लोग हैं उनको ये मेरी जिम्मेवारी कि इस पे मैं जरा डिटेल में जाऊंगा कि क्यों किया है. मेरा जितना मानना है, मैंने पहली बार ये सुना, मेरा जितना मानना है ये आपके भले के लिए किया है कि आपका पैसा जल्दी निकल जाए. 20 मई को होने वाले भिवंडी लोकसभा मतदार संघ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल जी पाटिल जी का प्रचार करने में यहाँ आया हूँ. समाज के विविध घटकों को मिलते मिलते यहाँ टेक्सटाइल में बड़ी संख्या रोजगार के लिए आई है और बड़ी संख्या में गवर्नमेंट को भी टैक्स इनके कारण से मिल रहा है, GST मिल रहा है. तो इनकी कुछ समस्याएं ऐसे ध्यान में आने के बाद मैंने इनकी एक बैठक की और उनके मन में 90% तक गलत फहमियां थी. मैं उस गलत फहमियों को दूर करने में यशस्वी हुआ. पहली तो अभी गवर्नमेंट में 5-6 साल सब लोगों ने आंदोलन करने के बाद 27 HP के ज्यादा जिनका पावर लूम है उसमें 75 पैसे और प्रति यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सिडी दी उसके बारे में सेक्रेटरी ने, डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करने का आग्रह किया. लोग ऐसा मानते हैं कि ये झंझट है, आपको नहीं चाहिए. यदि आप पहले से हमको 3 रुपया प्रति यूनिट सब्सिडी दे ही रहे हैं उसमें 75 पैसा जोड़ना है. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 महीना पहले ही इचलकरंजी के प्रवास में इस फॉर्म भरने वाली झंझट में लोगों को छुटकारा मिले इसलिए निर्णय लिया है. अब आचार संहिता है तो 1 जून के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद उसका अमल होगा
लेकिन निर्णय 75 पैसे वाला आचार संहिता के पहले ही हो गया। फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन या झंझट नहीं चाहिए ऐसा लोगों का मानना है। तो आचार संहिता के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका निर्णय लेंगे। ये बड़ा विषय था। बाकी विषय था कि जो इन्होंने कपड़ा मुंबई में बेचने के बाद 45 दिन में यदि पैसा नहीं मिला तो वो प्रॉफिट माना जाएगा। ऐसा एक नया नियम बना है, वो थोड़ा जांचक है, जिसके कारण कपड़ा खरीद नहीं रहे व्यापारी। तो ये मेरे लिए नया विषय था। मैंने कहा कि केंद्र सरकार का विषय है, शायद आपका पैसा जल्दी छूटे, जल्दी मिले, इसलिए ये नियम बनाया होगा। तो आपको लगता है कि नहीं इसके कारण व्यापारी कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं, तो इसके बारे में आचार संहिता के बाद देखेंगे। वो सारे समाधानी होकर गए हैं और ये तय हुआ कि फिर भी कुछ विषय बचते हैं तो जून के फर्स्ट वीक में आचार संहिता के बाद हम बैठक करेंगे। दादा स्टूडेंट पावर को लेकर भी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की जो मालिक के काफी नई पंचायती यहाँ पर एक आना चाहिए, उसके कंपेरिजन क्या कहना चाहिए? दो विषय मुझे नए सरी से यहाँ आने के बाद पता चले। एक 45 दिन वाला क्रेडिट, जिसको समझने में मुझे 2 मिनट गए। बाद में मैंने उनको कहा भाई आपके हित में किया है, बोले ना हित में किया है, लेकिन वो कपड़ा खरीदने वाला खरीदता नहीं। ठीक है, वो छोड़ देंगे। वैसे दूसरी बात समझ में आई, टोरेंट कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है उनके बिलों के बारे में कुछ कहना है। ये बहुत बड़ा विषय है। ऐसे बड़े कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कुछ सालों का, ऐसे ऑन स्पॉट चुनाव के दिनों में कैंसिल नहीं करते, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दादा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टेक्सटाइल को लेकर अलग अलग पॉलिसी रहती है और जो हमेशा जो कॉन्ट्राडिक्ट होती है, तो इसमें एक समानता हो, इसके लिए नहीं। अभी जो 5 साल के लिए पॉलिसी डिक्लेयर की वो तो पहले समाज से डिमांड मंगवा कर की और काफी लोगों को 40 लोगों को इन्वॉल्व किया, यहाँ से भी 4 लोग इसमें हैं। तो उसमें नए टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए अच्छी कुछ बातें आई। फिर हम केंद्र के साथ बैठे। अभी आप देखेंगे तो केंद्र की टेक्सटाइल पॉलिसी और महाराष्ट्र की टेक्सटाइल पॉलिसी में एक दूसरे के साथ कोई टकराव नहीं है। जैसे केंद्र सरकार मशीनरी अपग्रेडेशन के लिए पैसे देती थी, तो हमने कहा कि भाई हमको भी देना है, तो हमने कहा नो प्रॉब्लम, तो बड़े इंडस्ट्री को हम देंगे, छोटे इंडस्ट्री को आप देंगे। टफ पे थे, तो टफ केवल केंद्र की थी, फिर हमारे हुई। फिर हमने कहा कि हमको टेक्निकल टेक्सटाइल के 6 प्रोजेक्ट बनाने हैं, जिसके कॉस्ट 500 करोड़ होती है, जिसमें हमको आधा सब्सिडी देनी है। 500 करोड़ के टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट में 250 करोड़ हमको सब्सिडी होगा, क्योंकि उसकी दुनिया में बड़ी डिमांड है। टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं क्या जो गालीचा वगैरह है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि चलो सोचते हैं कि आप 250 करोड़ दे रहे हैं एक इंडस्ट्री को, क्योंकि हम भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो अभी उसमें बैठना है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र की पॉलिसी और राज्य की पॉलिसी बैठकर बढ़ाई, इसलिए ओवरलैपिंग जो कहते हैं, केंद्र ने भी दिया, राज्य ने भी दिया, ओवरलैपिंग टल गया। ठीक।